जय हिंद दोस्तों, मैं आदर्श आपके अपने चैनल वेपन वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इस चैनल पे आपको डिफेंस और वेपन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। आज हमारा टॉपिक है इंडिया और पाकिस्तान कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर होता है तो कौन जीतेगा। इस समय बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है क्योंकि इंडिया ने भी अपनी बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा आर्मी बढ़ा दी और पाकिस्तान ने तो ऑलरेडी बढ़ा रखी है क्योंकि वहाँ पे मिलिट्री रूल आ चुका है। तो इस समय ये देखना ज़रूरी होता है कि कौन जीतेगा क्योंकि हमारे मन में क्यूरियोसिटी बढ़ रही है। तो मैंने कुछ चीज़ें एनालिसिस की, मैंने कुछ वीडियोज़ देखे, बट उन वीडियोज़ में सिंगल पर्सपेक्टिव दिखाया जा रहा है जैसे वेपन्स, इकोनॉमी या केवल एरिया और पॉपुलेशन के बेसिस पे, बट वो हमें एक्यूरेट आइडिया नहीं देते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊं जो कि आपको कंप्लीट एनालिसिस दे सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करता हूं। मैं सबसे पहले आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा जो आपको पता होगी, बट ये मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको बताऊँ। इंडिया की फ्रेंडली रिलेशनशिप के बारे में सबको जानता है, पाकिस्तानी व्यूवर भी जानते हैं कि इस समय इंडिया की रिलेशनशिप जो फॉरेन कंट्रीज़ के साथ हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और इसकी वजह से इंडिया में बहुत ज़्यादा ट्रेड बढ़ भी रहा है और फॉरेन अफेयर्स भी बढ़ रहा है। जबकि पाकिस्तान के इस समय फॉरेन ट्रेड्स और फॉरेन अफेयर्स काफ़ी अच्छे नहीं चल रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान को एज अ टेररिस्ट कंट्री देखा जाता है। इस वजह से कोई भी कंट्री वहाँ पे इन्वेस्ट करने में या मतलब अपने रिलेशंस बढ़ाने में इंटरेस्टेड नहीं है। वो एक ही कंट्री है जो कि चाइना है, और चाइना एक अकेले कंट्री नहीं है, टोटल 280 कंट्रीज हैं, बट 280 कंट्रीज इंडिया के सपोर्ट में। तो अगर जो हम इस तरह देखें तो चाइना पहले युद्ध हार जाता है क्योंकि फ्रेंड्स मैटर अलॉट। तो अब हम इस कंडीशन से बचने के लिए सबसे पहले हम इसको आइसोलेट कर देते हैं। हम इस कंडीशन को आइडियल बनाने के लिए मतलब एक हम लोग इक्वल एनालिसिस कर रहे हैं, तो इसको आइडियल बनाने के लिए हमने दोनों कंट्री को ऐसा मान लिया है कि दोनों कंट्री की हेल्प कोई अनदर कंट्री नहीं कर रहा है, वो सिंगल टू सिंगल वॉर कर रहा है। तब क्या होगा? सबसे पहली चीज़ आती है इकोनॉमी। इकोनॉमी मीन्स मनी। मनी से आप डिफेंस भी खरीदते हो, वेपन्स भी खरीदते हो, एम्यूनेशन भी खरीदते हो। वेपन्स अगर आपके पास हो और आपके पास मनी ना हो तो आप उसके लिए एम्यूनेशन नहीं खरीद सकते हो। तो इसलिए इकोनॉमी सबसे पहला टर्म आता है आप किसी भी कंट्री को जज करो इसके लिए। तो जो इंडिया की इकोनॉमी है वो 8,992 बिलियन डॉलर्स है, बिलियन यूएसडी है। और जो पाकिस्तान की है उसी लेफ्ट हैंड पे पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो है 292.24 बिलियन डॉलर। अब आप कंपैरिजन देख सकते हैं कि एटलीस्ट 30 टाइम्स है, मिनिमम 30 टाइम्स है। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा डिफरेंस है इकोनॉमी के बीच में। तो अगर जो इकोनॉमी में इतना बड़ा डिफरेंस है तो अगर वॉर काफ़ी लंबे टाइम तक जाता है तो इंडिया तो कैरी ऑन कर सकता है पर पाकिस्तान नहीं कैरी ऑन कर पाएगा, इसलिए उसे युद्ध से बाइकआउट करना पड़ेगा और इसलिए इंडिया जीत जाएगा। तो इकोनॉमी में हम सबसे पहला नंबर जो पहला हमारा पॉइंट जाता है वो इंडिया को। अगर इकोनॉमी के बेसिस पे वॉर होता है तो इंडिया जीतेगा। सेकंड पॉइंट आता है आपका आर्मी पे, वो कितना खर्च करते हैं, अपनी इकोनॉमी का कितना परसेंट वो आर्मी पे खर्च करते हैं। तो इंडिया अपने इकोनॉमी का 1.5% अपनी आर्मी पे खर्च करता है, जबकि पाकिस्तान अपनी जीडीपी का 4% अपनी आर्मी पे खर्च करता है। तो अब ज़्यादा लग रहा है पाकिस्तान की आर्मी को मजबूत होना चाहिए, पर ऐसे कुछ बात नहीं है। जो इंडिया का 1.25% है वो 4 ट्रिलियन के बराबर होता है और जो पाकिस्तान का 4% है वो 1.43 ट्रिलियन के बराबर होता है। तो आप समझ सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा अंतर है, मतलब एटलीस्ट वो 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स ज़्यादा फंडिंग होती है इंडियन आर्मी को। और हो भी क्यों ना, क्योंकि वो वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट आर्मी है। तो अब नंबर बेसिस पे तो पाकिस्तान काफ़ी छोटा है, काफ़ी आर्मी में बहुत ज़्यादा छोटा है। आर्मी में अगर हम पाकिस्तान की आर्मी की काउंटिंग करें नंबर बेसिस पे अब हम आते हैं तो आर्मी मतलब वहाँ की पॉपुलेशन छोटी है तो वहाँ पे आर्मी की नंबर्स भी कम ही होंगे, ऑब्वियसली सी बात है। तो लेकिन फिर भी अगर हम कंपेयर करें तो पाकिस्तान की आर्मी जो एक्टिव मेंबर्स हैं वो है 7 लाख, और अगर जो हम एक्टिव मेंबर्स और या रिजर्व मेंबर्स रहते हैं वो मिला करके आपके 13 लाख मेंबर्स होते हैं। मतलब टोटल आपकी आर्मी की स्ट्रेंथ अगर जो आप अपने जो रिजर्व आर्मी रखे हो उसको भी बाहर लाते हो तो उनकी 13.54 लाख होंगे। बट जब इंडिया अपनी रिजर्व फोर्स के साथ आता है तो उसके 38.58 लाख आर्मी हो जाती है। मतलब आप समझ रहे हो, एक पाकिस्तानी सोल्जर के लिए हमारे इंडिया में 3 सोल्जर हैं। तो अगर नंबर बेसिस पे भी अगर हम लोग कंपेरिजन करें तो पाकिस्तान कहीं नहीं स्टैंड आउट करता है। तो तीसरा पॉइंट जो हमारा नंबर ऑफ आर्म्ड सोल्जर्स पे था वो भी हट जाता है। बट नंबर्स उतना मैटर नहीं करता है जितना स्किल। तो पहले हम स्किल और वेपन, पहले हम वेपन को चेक करते हैं कि किसके पास कितने ज़्यादा डेवलप्ड वेपन है और वो वेपन कहाँ से बने हैं। कहाँ से बनना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर जो वेपन आपके बाहर कंट्री से आते हैं तो युद्ध में हो सकता है कि आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पूरी तरीके से तहस नहस हो जाए। अगर जो आपकी कंट्री में वेपन्स नहीं बनते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंस पड़ेगा और आपकी एम्यूनिशन खत्म होने पर आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो जो इंडिया में वेपन्स बनते हैं वो मेनली कॉपरेशन के साथ बनते हैं रशिया के साथ, बट मैन्युफैक्चर इंडिया में होते हैं। बट हाई लेवल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। जितने भी मैक्सिमम अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ तो 92% इंडिया के वेपन्स इंडिया में बनते हैं, भले वो किसी के साथ कोलैबोरेशन में बने बट वो मैन्युफैक्चर इंडिया में होते हैं। बट पाकिस्तान के जो मैक्सिमम वेपन्स हैं वो सारे चाइना में होते हैं, चाइना में बनते हैं और केवल असेंबल पाकिस्तान में होते हैं। उनका जो सबसे नया लड़ाकू विमान है JF-15 ब्लॉक 3 वो भी पाकिस्तान में नहीं बनता है। केवल जो उसके आउटर अपीयरेंस जैसे विंग्स वगैरह होते हैं वो वही केवल पाकिस्तान में बनते हैं। उनके टैंक्स कुछ भी आप ले लें सारे चाइना में बनते हैं, या अलग अलग कंट्रीज़ जो उनको एक्सपोर्ट करते हैं वो बना के एक्सपोर्ट करते हैं। चाइना के पास खुद की लेबॉर्ट्री आर्मी फोर्स के लिए नहीं है, मतलब है बट उतनी अच्छी नहीं है कि वो एक न्यू इनोवेटिव वेपन को ईजाद कर सके।
तो अब वेपन्स की बात आ गई है, तो सबसे पहले हम लोग ग्राउंड लेवल पे देखते हैं कि ग्राउंड लेवल पे आर्मी के पास, मतलब लैंड आर्मी के पास हमारे कितने वेपन्स हैं और पाकिस्तान में कितने वेपन्स हैं। तो हमारे ग्राउंड आर्मी के पास 5,978 टैंक्स हैं, कॉम्बैट टैंक्स। आप तो जानते ही होंगे टैंक्स युद्ध का मुखड़ा ही बदल सकते हैं, और जबकि पाकिस्तान के पास 2,270 टैंक्स हैं केवल। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि आंकड़ा कितना है, लगभग डबल, एटलीस्ट डबल, मतलब हर टैंक पे 2 टैंक खड़ा है। तो आप समझ सकते हैं कि युद्ध में लैंड आर्मी में नंबर में 3 है, मतलब सोल्जर्स आपके 3 एक्स्ट्रा हैं, हर सोल्जर पे 3 इंडियन सोल्जर और हर टैंक पे 2 एक्स्ट्रा टैंक। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी की हालत क्या होगी। अब चलिए लैंड आर्मी की बात हो गई है, तो रॉकेट प्रपोशन सिस्टम होता है कि डिफेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो जैसे कि आपकी कंट्री पे कोई बाहर से मिसाइल से अटैक करता है तो उसके लिए डिफेंस के लिए आपकी कंट्री में कुछ मिसाइल्स पहले से तैनात होती हैं जो कि जाके उसको स्ट्राइक करती हैं, उसको बम्बार्ड कर देती हैं। बट पाकिस्तान में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, जबकि इंडिया में जिसके पास खुद का एक ऐसा डिफेंस सिस्टम है, और ये बाकी डेवलप कंट्री के पास है, चाइना, अमेरिका, इसराइल और रशिया, उसके बाद से इंडिया। तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी मिसाइल अटैक से इंडिया सेफ है, बट पाकिस्तान के पास नहीं है, तो पाकिस्तान अनसेफ है। तो इंडिया बहुत ज़्यादा आ गया इसमें भी इससे। अब हम बात करते हैं कुछ एयर आर्मी के बारे में। तो एयर आर्मी में सबसे पहले मैंने कुछ एयरक्राफ्ट रखे हैं और मैंने मिसाइल को भी इसी में ऐड कर दिया है, क्योंकि मिसाइल्स लगभग जो लॉन्च हो रही हैं उस समय ये वो एयर टू एयर लॉन्च हो रही हैं, और मुझे समझ में नहीं आता मैं मिसाइल कहाँ ऐड करूँ, क्योंकि मिसाइल्स बहुत सारी हैं, मिसाइल्स टॉपिक बहुत बड़ा है, बस मुझे एक ब्रॉड आउटलाइन कंप्लीट करना है मिसाइल्स का। अगर मैं मिसाइल्स पे वीडियो बनाऊँ तो जितनी बड़ी वीडियो है उसका ट्रिपल वीडियो बन जाएगा, तब भी मिसाइल कंप्लीट नहीं हो पाएगी। बस मैं बता सकता हूँ कि मिसाइल की रेटिंग कितनी है वर्ल्ड में, और ये रेटिंग ना मैंने दी है ना आपने दी है, मतलब किसी पाकिस्तानी ने भी नहीं दी है, किसी हिंदुस्तानी ने भी नहीं दी है, ये वर्ल्ड ने दे रखी है। पीपीपी एक इंडेक्स होता है, उसके अकॉर्डिंग इंडिया 4th नंबर की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी है, और उसके जो मिसाइल्स हैं उसकी रेटिंग उन्होंने दी है 6 आउट ऑफ 5, मतलब 6 रेटिंग में से 5 रेटिंग है इंडिया के मिसाइल्स की। और वहीं अगर बात करें हम पाकिस्तानी मिसाइल्स की, तो उनकी रेटिंग 4 है आउट ऑफ 6। तो रेटिंग में भी कम है, क्योंकि उनकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि वो चाइनीज़ माल है। अब आप जानते होंगे चाइनीज़ माल आते ही नाम बस आप समझ सकते हैं आगे। अब क्योंकि चाइना का इमेज बहुत ज़्यादा कंट्री, मतलब आउटर कंट्री में बहुत ज़्यादा ख़राब है फेक सामान या डुप्लीकेट सामान बनाने के लिए, और खासकर जब वो किसी और कंट्री को एक्सपोर्ट करने वाला हो, तो हम समझ ही सकते हैं कि उसके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी क्या होगी। तो अब हम इसको छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जितने भी पाकिस्तान के मिसाइल्स हैं, कोई भी खुद की बनाई हुई नहीं है, और कोई भी मिसाइल उसकी टॉप रैंकिंग में नहीं है। पाकिस्तान के पास कोई भी ऐसी सुपरसोनिक मिसाइल्स नहीं है, बट इंडिया के पास खुद की बनाई हुई अग्नि 5 है। देखिए ये कंपैरिजन, मतलब ये एक्स्ट्रा टॉपिक, मतलब एक्स्ट्रा पॉइंट है, क्योंकि मिसाइल में इंडिया बहुत पहले से आ गया है, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ कि आपको फैक्ट के लिए कि इंडिया की जो दुनिया की टॉप 4th डेंजरस मिसाइल है वो है अग्नि 5, और वो इंडिया में बनी है और रशिया के कॉपरेशन से बनी है, बट वो इंडिया में मैन्युफैक्चर होती है, और उसका 50% जो रॉयल्टी है वो इंडिया के पास और 50% रशिया के पास है। बट 50% तो इंडिया ने बनाया, बट पाकिस्तान के पास ऐसी कोई खुद की बनाई हुई मिसाइल नहीं है, शॉर्ट रेंज मिसाइल को छोड़ करके लॉन्ग रेंज कोई ऐसी मिसाइल नहीं जो कि खुद पाकिस्तान में बनी हो। उसके बाद से हम बात करते हैं एयर में फाइटर जेट्स के बारे में। तो फाइटर जेट भी बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए मैं केवल इनके टॉप मॉडल्स के बारे में बात करूंगा। फाइटर जेट में जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा टॉप मॉडल इस समय चल रहा है वो है JF-15 ब्लॉक 3, जिसे हम F-16 भी कहते हैं, जिससे कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने जब अंडर अभिनंदन पाकिस्तान में चले गए थे, तो उससे पहले पाकिस्तान ने F-16 से हमारे देश में हमला किया था, हमारे बंकरों को उड़ाने की कोशिश की थी। तब विंग कमांडर अभिनंदन ने MiG-21, काफ़ी पुराना एरोप्लेन फाइटर जेट है, उससे F-16 को मार गिरा था, जो कि टॉप मॉडल है। अभी पाकिस्तान के पास उससे ज़्यादा उन्नत टेक्निक का कोई एरोप्लेन नहीं है, जबकि वो 4.5 जनरेशन का है। और जो हमारे कंट्री मतलब इंडिया में आपका जो उन्नत वर्जन का जो फाइटर जेट है वो है राफेल, जो कि आपके 2025 तक 36 राफेल आपके डिलीवर्ड हो जाएंगे इंडिया में, और वो 36 विमान आपके F-16 पे बहुत ज़्यादा भारी पड़ेंगे। एक एनालिसिस के अंदर ये बताया गया है कि 2 F-16 चाहिए हमारे एक राफेल को झेलने के लिए, जबकि ये बताया गया पाकिस्तानी मीडिया के तहत कि 2050 तक उनके पास 45 या 50 JF-15 ब्लॉक 3 आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं फाइटर जेट में भी वो काफ़ी पीछे हैं। और रही बात एक्सपीरियंस और चलाने की और मिसाइल्स की, तो मिसाइल्स तो वो चाइना की इस्तेमाल करते हैं, जो कि जिसकी एक्यूरेसी पे दुनिया ट्रस्ट नहीं करती है। और इंडिया की जितनी भी मिसाइल हैं वो या तो रशिया की मिसाइल्स हैं या तो फ्रांस की हैं, नहीं तो खुद इंडिया की मेड मिसाइल्स हैं, जो कि बहुत सारे मिशंस में टेस्ट हो चुकी हैं, उसके बाद वो सर्टिफाइड है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क करती हैं। तो इसलिए हम उस पर अच्छे से ट्रस्ट कर सकते हैं। तो मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट के मामले में भी वो नहीं जीतता है। बट अब रही बात कि पाकिस्तान ये दावा करता है कि उसके पास एटॉमिक बॉम्ब है बहुत ज़्यादा अमाउंट में। तो मैं चलिए पहले एटॉमिक या न्यूक्लियर वेपन पे बात करते हैं। तो पाकिस्तान के पास 160 न्यूक्लियर वेपन है, जबकि इंडिया के पास 140 न्यूक्लियर वेपन है। पूरे 20 न्यूक्लियर वेपन का अंतर है। बट ये कंफर्म वैल्यू नहीं है, बस ये एक एस्टिमेटेड डाटा है। ये कोई भी कंट्री अपने एक्चुअल डाटा नहीं बताती, बट ये एक एस्टिमेटेड डाटा है। और अगर जो मैं बात करूँ कि पाकिस्तान कितने एटम बम में उड़ सकता है, तो वो 40 करीब एटम बम में पाकिस्तान पूरा निस्तो नाबूद हो जाएगा। और इंडिया को लगभग 100 एटम बम चाहिए निस्तो नाबूद करने के लिए।
तो भाई तुम एटम बम से क्या उखाड़ लोगे? एक एटम बम कुछ नहीं, 20 एटम बम कुछ नहीं कर पाएंगे भाई, हमें केवल 40 अपना एटम बम चाहिए, तुम पूरे तबाह हो जाओगे। तो एटम बम पे कूदने वाला पाकिस्तान के पास और कोई ऑप्शन तो है नहीं, तो बस एटम बम पे कूदेंगे। और अब बची नेवी की बात, तो अब मैं नेवी बहुत बड़ा टॉपिक है, और रही बात नेवी की, तो पाकिस्तानी नेवी कंपेयर करने लायक नहीं है। हमारी हिंदुस्तानी नेवी बहुत डेवलप है, वन ऑफ द बेस्ट नेवी है, बट पाकिस्तानी नेवी अभी उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं है, ये वो खुद मानते हैं। तो अब मैं उसके बाद कंपेरिजन क्या करूँ आपके लिए? बस मैं इतना बता दूंगा कि जितने इंडियन आर्मी ऑफिसर, जितने रिजर्व हैं, मतलब इंडिया में जितने रिजर्व ऑफिसर हैं नेवी के लिए, केवल नेवी के लिए, उतने आर्मी के, मतलब पाकिस्तान की आर्मी के एक्टिव और रिजर्व दोनों को मिला के उतने सैनिक नहीं होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पावर कितनी है। और पाकिस्तान के पास खुद की मेड कोई भी ऐसी सबमरीन नहीं है जो कि एटॉमिक वेपन्स को ऑपरेट कर सके या एटॉमिक वेपन लेके कैरी आउट कर सके। बट इंडिया के पास ऐसी बहुत सारी सबमरीन्स है जो कि खुद, मतलब इंडिया ने बनाई है, खुद मैन्युफैक्चर की हैं, बहुत सारी अभी ऐड हो चुकी हैं। अभी कुछ दिन पहले आपके वेदांत सबमरीन ऐड हुआ था हमारे आर्म फोर्सेस में, जो कि काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है, और वो न्यूक्लियर वेपन से भी लैस हो सकता है इन वॉर सिचुएशन। और अब बात आती है कि आपके कैरी आउट ऑपरेशन जितने भी किए हैं, मतलब आपके एक्सपीरियंस या कैरी आउट ऑपरेशंस जितने भी आपने हिस्ट्री में अपने किए हैं, और उसे हम स्ट्रैटेजी की कैटेगरी में रखेंगे। क्योंकि आर्मी आपकी कितनी बड़ी हो, आपके पास कितने वेपन हो, अगर आपके पास प्लान और स्ट्रैटेजी नहीं रहेगा तो आप सक्सेसफुली आप किसी को डिफीट नहीं कर सकते। तो इसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्ट्रैटेजी और किसकी, मतलब प्लानिंग अच्छी है। तो प्लानिंग अच्छी होने के लिए मेरे पास केवल एक ऑप्शन है कि मैं हिस्ट्री के वॉर्स चेक करूँ, क्योंकि कोई भी कंट्री अपनी स्ट्रैटेजी ओपन तो रखती नहीं है, तो मैं आपके लिए एनालिसिस कैसे करूँ। इसलिए मैंने पुराने वॉर्स के डिटेलिंग देखी कि पुराने वॉर से हमें पता चल जाएगा कि अगर हिस्ट्री में उन्होंने अच्छा किया होगा, उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होगा, तो भाई उनकी स्ट्रैटेजी आगे भी अच्छी रहेगी। बट मुझे क्या पता चलता है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में आज तक 4 युद्ध हुए हैं और 4-0 का स्कोर रहा है इंडिया पाकिस्तान के बीच में। चारों के चारों युद्ध इंडिया ने जीते हैं, वो भी पाकिस्तान के पास रही है कि पाकिस्तान माउंटेन पे रहा, मीन्स हाइट उसे मिली है, उसके बाद भी उसने बहुत बुरी तरीके से मुँह की खाई है। और जबकि उस समय इंडिया के पास एम्यूनेशन उतना अच्छा नहीं था, और उस समय पाकिस्तान को सपोर्ट मिल रहा था अमेरिका और चाइना दोनों से। चाइना से कम सपोर्ट था पर अमेरिका से बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। क्या, और जो पाकिस्तान था उसके पास बहुत डेवलप या उन्नत क्वालिटी के टैंक थे, बट इंडिया के पास वही पुराने घिसे पिटे टैंक्स थे। उसके बाद भी इंडिया जीता, और वो भी 4-0 से जीता। तो इससे समझ सकते हैं कि इंडिया की स्ट्रेटेजी कैसे होगी। तो बस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, और आपको समझ में आ गया होगा कि अब कौन जीतेगा। देखिए, कहीं भी पाकिस्तान स्टैंड आउट नहीं करता, एक न्यूक्लियर वेपन पे स्टैंड आउट करता है, बट मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर जो दोनों कंट्री अपने अपने न्यूक्लियर वेपन पूरे इस्तेमाल कर लेते हैं, तब पूरा वर्ल्ड तबाह हो सकता है। उतने ही न्यूक्लियर वेपन से पूरा वर्ल्ड तबाह हो सकता है। तो भाई उतने न्यूक्लियर वेपन 20 तुम ज़्यादा रख के कर क्या लोगे? तो चलिए, ये तो रही इस वीडियो की बात। अब मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, प्लीज़ यार सपोर्ट करो, क्योंकि ये मैंने नया चैनल स्टार्ट किया है। उसका क्रेडिट मैं केवल और केवल अपने प्राइम मिनिस्टर को देना चाहूँगा। मतलब उन्होंने मुझे एहसास कराया कि आत्मनिर्भर खुद के पैरों पर स्टैंड आउट करते हैं। मैं लॉकडाउन चल रहा है, इस वजह से मैंने वीडियो बनाया। तो सबसे पहली बात तो मुझे सपोर्ट करना है, इसलिए भाई सब्सक्राइब करो। और सेकंड थिंग, अगर आपको डिफेंस में इंटरेस्ट है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं इस समय धड़ाधड़ वीडियो बनाने वाला हूँ, और मेरे बहुत टॉपिक्स आने वाले हैं, कंटिन्यू आने वाले हैं। और जो मेरे आगे टॉपिक्स हैं, जो जिसको मैंने सोचा है कवर करने के लिए, वो है US आर्मी वर्सेस चाइना आर्मी, क्योंकि ये भी बहुत ट्रेंडिंग है। और मुझे लग रहा है कि काफ़ी जल्दी में ये वॉर होगा, और ये वर्ल्ड वॉर 3 का आयाम होगा, क्योंकि अमेरिका और चाइना के बीच में खींचातानी डेली बढ़ती जा रही है। तो चलिए, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, और एम रखते हैं 50 लाइक्स का। तो प्लीज़ कर देना भाई, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। जय हिंद।